हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रही हूं और इस वीडियो सीरीज में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान, लूसेंट जीके की बुक, जो एक बेसिक बुक मानी जाती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, इसके में डेली आपको कुछ पेजेस, जैसे आज मैंने 5 पेजेस, फिर नेक्स्ट में 5 पेजेस, इनकी एक्सप्लेनेशन देते जाऊंगी। तो इस तरीके से आपकी 3.5 मंथ में ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये बुक का रिवीजन जिन लोगों ने पहले करा हुआ है, जो लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तो लॉकडाउन है तो आपके कोई एग्जाम्स भी पास में नहीं है आई थिंक, तो उन लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, एक बार और उनका रिवीजन हो जाएगा। और जिन लोगों ने एक बार भी ये बुक ना तो पढ़ी है ना परचेज करी, तो उन लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। उनका फर्स्ट टाइम ये पूरा का पूरा लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको डेली इसके अपडेट्स मिलते जाएंगे। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 से। और इसमें टोटल 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर है। पहला है इतिहास और लास्ट वाला है कंप्यूटर, ठीक है। मैं पहले चैप्टर के नेम बता दूं कि इसमें क्या क्या है। चैप्टर नेम देखिए क्या क्या है इसमें। पहला है इतिहास, फिर इतिहास में है 3 प्रकार के, इसमें इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से। पहला है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें विश्व इतिहास के बारे में भी है, विश्व इतिहास, ठीक है, पुनर्जागरण और ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ये सारा कुछ। इसके बाद भूगोल, ठीक है, भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ठीक है, एक जनरल उसमें भी है, और भारत का भूगोल। फिर आता है भारतीय संविधान, चैप्टर नंबर 3 है इसमें, भारतीय संविधान। देन आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 है भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर विज्ञान वाला पोर्शन आता है कंप्लीट। विज्ञान 3 इसके भाग हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड जीव विज्ञान, ठीक है। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 विविध में ये सारी चीजें आ जाती है कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसको मिले, सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है, बांध के बारे में, या कोई राष्ट्रीय स्मारक है, ये सारे इसमें टॉपिक कवर होंगे। देन खेलकूद और कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें ये सारे टॉपिक है। टोटल 11 चैप्टर है और आज मैं शुरू करने जा रही हूं चैप्टर नंबर 1 इतिहास, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है, सिर्फ मैंने उन्हीं को हाईलाइट किया है, ठीक है, और इसी को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, ठीक। अब सबसे पहले इंडिया जो वर्ड है ये किन्होंने बोला, भारत को इंडिया नाम किसने दिया। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया, ठीक है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया वर्ड सबसे पहले किसने कहा, यूनानियों ने कहा। हमारे देश का नाम तो भारत है, लेकिन यूनानियों ने क्या कहा, इंडिया, क्योंकि हम क्या है, ये क्या है, भारत का देश। भारत एक राजा थे और इसको क्या बोला गया, भारत का देश, तो इसीलिए हमारे देश को भारत कहा गया। उसके बाद यूनानी आए, फिर मुस्लिम इतिहासकार, इन लोगों ने इसे हिंदुस्तान का नाम दिया। अब भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। अब ये चैप्टर में भी इसका क्लासिफिकेशन था। 3 भागों में किस किस में बांटा गया देखिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम प्राचीन भारत में। जो पहला इसमें पोर्शन है प्राचीन भारत का ही है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये मतलब हमें कहां से मिले, प्राचीन भारत के बारे में हमें किसने बताया, इतिहास में कौन से ऐसे सोर्सेस थे जहां से हमें पता चला इतिहास के बारे में। ये है
धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, इन चारों से मिला। अब इस पे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगली बात आती है, धर्म ग्रंथ की बात हो रही थी, तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ किसको माना जाता है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है वेद को। और वेद के संकलन कर्ता कौन थे? संकलन कर्ता कौन थे इनके? महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, और इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि कृष्ण द्वैपायन, इनका पूरा नाम बताइए, तो पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब बात आती है ऋग्वेद की। ऋग्वेद किसको कहा गया? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया। ऋचाएं हैं इसमें, क्योंकि इसके क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा गया। अब इसमें मंडल कितने हैं? बात आती है मंडल की। ऋग्वेद में इसमें 10 मंडल, कितने मंडल है? 10 मंडल, और 1028 सूक्त। ठीक है, सूक्त या इन्हें क्या बोला जाता है? वाखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित। ठीक है, इसके साथ ये 1028 के साथ ये भी है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है? ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, पहली चीज इसमें ध्यान देने वाली है, कितने मंडल है? 10 मंडल है। सूक्त कितने हैं? 1028। 1028 सूक्त है, और ऋचाएं कितनी है? 10,462। ठीक, अब इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोला जाता है? ऋषि को होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र। इस वेद से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, विश्वामित्र ने के द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, 3रे मंडल में क्या है, या गायत्री मंत्र जो है कौन से मंडल में है? मंडल तो टोटल 10 है, 10 मंडल है, लेकिन कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है? तो क्या है इसका आंसर? 3रे मंडल में है। फिर इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल। या ये भी कहा जा सकता है कि खिल किसे कहा जाता है? जो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं। इसके बाद जो ये आता है कि चातुर्वर्ण समाज की कल्पना 10वें मंडल में है। ठीक है, चातुस्वर्गीय समाज का क्या मतलब है? कि हमारे समाज में क्या है? 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण आप सभी को पता होंगे, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 मंडल है। ठीक है, और इनका वर्णन कहाँ पर है? ये 4 वर्ण है, और इसका कहाँ पे वर्णन है? 10वें मंडल में। 10वां मंडल मतलब आखिरी वाला मंडल, क्योंकि टोटल 10 मंडल है। अच्छा, यहां पे देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है ऋग्वेद कंप्लीट, इसके बाद बात आती है यजुर्वेद की। देखिए यजुर्वेद का मतलब क्या है? यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। जिन लोगों को गद्य और पद्य नहीं पता, गद्य मतलब जो क्या है, पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, गद्य। ठीक है, और
पद्य, पद्य का मतलब होता है कविताओं के रूप में। कविताओं, एक तो है कि पूरा लिखा है एज इट इज, और पद्य का मतलब क्या होते हैं, कविताएं, ठीक है। और मंत्रों, इसमें और इसके अलावा क्या है, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन है, ठीक है। इसका संकलन भी किसमें है, यजुर्वेद में। इसके बाद बात आती है सामवेद की। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किसमें है, सामवेद में। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। पाठकर्ता मतलब जो क्या करे, उसे पढ़ता है, उसको उद्रात कहते हैं। अच्छा, भारतीय संगीत का जनक भी इसे कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 100 से सामवेद और 100 से संगीत, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, 100 से संगीत, 100 से सामवेद। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। अगला आता है इसमें अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में मेन क्या है, देखिए, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सभी के बारे में किसमें है, अथर्ववेद में विवरण मिलता है। इसके अलावा सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ये विवरण भी अथर्ववेद में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे साइड में पुराण और संबंधित वंश ये दिया हुआ है। देखिए, विष्णु पुराण में कौन से वंश के बारे में है, मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण गुप्त वंश। तो इसमें इनके बारे में लिखा हुआ है। ये इनसे संबंधित जो वंश है इन पुराणों से। अगला है प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और सबसे आखिरी वेद जिसे बाद का वेद कहते हैं ये कौन है, अथर्ववेद, ठीक है। अब वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग कितने हैं, वेदों को समझने के लिए कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग किस किस में है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ठीक है। इसके बाद आता है पुराणों में ऐतिहासिक कहानियों कथाओं का विवरण मिलता है। इसके रचयिता, पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं, लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा। इनकी संख्या 18 है। 18 मतलब क्या है, पुराण है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण तथा भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए पुराणों की रचना किसने करी, पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं, लोमहर्ष पुराणों के रचयिता माने जाते हैं तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा। और पुराण कितने हैं, 18 पुराण हैं, ठीक है। अब इसके बाद पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। जैसे सबसे प्राचीन वेद कौन सा था, ऋग्वेद, तो वैसे ही सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एंड प्रामाणिक है, ठीक है। इसके बाद बात आती है स्मृति ग्रंथों की। स्मृति ग्रंथ, क्योंकि इन सभी से ही हमारे प्राचीन इतिहास का पता चला, भारतीय इतिहास का पता कहां से चला, पुराणों से पता चला, या विदेशी जो भी विदेशी यहाँ पे आए उनके जो भी उन्होंने लिखा उससे पता चला, या पुरातत्व विभाग से पता चला। तो यहाँ पे देखिए स्मृति ग्रंथ भी थे। तो स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है, मनुस्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है, शुंग काल का ये मानक ग्रंथ है। फिर है जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। आप सभी को पता होगा भगवान बुद्ध का संबंध किससे है, भगवान बुद्ध का संबंध बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म 2 प्रकार के संप्रदायों में बढ़ गया था, हीनयान, महायान। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है, कथावस्तु, ठीक है।
और जो जातक कहानियां हैं उनमें किसका विवरण माना जाता है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म का। फिर है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है, इसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। ठीक है, अब अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य तो थे, लेकिन चाणक्य का संबंध किससे था? मौर्यकालीन इतिहास से, क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? सलाहकार थे। चंद्रगुप्त मौर्य को वो राजनीति में, अर्थशास्त्र, आर्थिक से रिलेटेड वो जितने भी सब वो सलाह दिया करते थे। तो इसके लेखक, इन्हीं का नाम कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है, चाणक्य का। इसके बाद कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हड़ ने। इसका संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से। कल्हड़ की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, इसका संबंध है। फिर इसके बाद पॉइंट आता है अरबों की सिंध विजय का वृतांत। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अब बात आती है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। अष्टाध्यायी किसे कहा जाता है? जो संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। उसके लेखक पाणिनि हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। इससे मौर्य से पहले का इतिहास, मौर्ययुगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? अष्टाध्यायी से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके जो लेखक थे। फिर है कात्यायन की गार्गी संहिता, एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता क्या है? ज्योतिष ग्रंथ। और इसके लेखक क्या है? कात्यायन। इसमें भी भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है। फिर बात आती है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि किनके पुरोहित थे? पुष्यमित्र के। पौ से पतंजलि, पौ से पुष्यमित्र। और इन्होंने क्या लिखी? इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था महाभाष्य, और महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, अब बात आती है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्री कौन आए? सबसे पहले देखिए यूनानी रोमन लेखक। जो यूनानी लोग यहाँ पे आए, यूनानी रोमन, उन्होंने कुछ देखो किताबें, बुक्स भी लिखी और उन्हीं से हमें इतिहास का पता चलता है। जैसे टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था और ये भी कहाँ आया? भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इसके बाद हेरोडोटस, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस कौन थे? हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी बुक हिस्टोरिका, इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी? हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। हेरोडोटस कौन? इतिहास के पिता। और पुस्तक कौन सी लिखी? हिस्टोरिका। हॉ से हेरोडोटस, हॉ से हिस्टोरिका। और पिता किसके? हिस्ट्री के पिता, इतिहास के पिता। अगली बात आती है मेगस्थनीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेगस्थनीज कौन थे? यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। ठीक है, कौन आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? मेगस्थनीज। मौ से मौर्य, मौ से मेगस्थनीज। और किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के। और इनकी पुस्तक इंडिका है।
इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन भारत एवं संस्कृति के विषय में लिखा। इसके बाद टॉलमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉलमी इन्होंने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। नेक्स्ट फाहियान चीनी लेखक थे। फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। किसने वर्णन किया है मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में? फाहियान ने। और ये चीनी यात्री थे जो किसके इसमें आए थे? गुप्त नरेश, गुप्त राजा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय के दरबार में आए थे। अगला है ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और ह्वेनसांग ने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। ह्वेनसांग ने बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और भारत से बौद्ध धर्मों को एकत्र करके वो ले गए। ठीक है। वो क्यों आए थे? वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है। और इनके भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद इनके अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र। जो इनके विवरण में मिला है उसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। अब एक चीज और, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। जैसे आजकल की यूनिवर्सिटीज में कुलपति होते हैं, चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर, वैसे ही उस टाइम पर भी कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है। इसके बाद अरबी लेखक पहला है अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उनकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, जिसे भारत की खोज भी कहा जाता है, इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनकी किताब का नाम क्या था? किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, अल-बरूनी की किताब का नाम। और ये किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ आए थे। फिर और इसमें इंपॉर्टेंट है पुरातत्व विभाग संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अब इसमें देखिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहां पर है? कौन से अभिलेख में मिला है? अभिलेखों का क्या हुआ? वहां पे पुरातत्व जो विभाग है उन्होंने क्या किया? अभिलेख ढूंढे। ठीक है। अभिलेख उनको अपनी खुदाई में या उसमें मिले, तो उन अभिलेखों में से जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें भारतवर्ष का जिक्र है। अगला है भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हूण आक्रमण की जानकारी कौन से स्तंभ से प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरण अभिलेख, जिसके उस टाइम पे शासक कौन थे? भानुगुप्त, से प्राप्त होती है। तो सती प्रथा आप सभी को पता होगा क्या थी, और उसका जो लिखित विवरण मिलता है किसमें मिलता है? ऐरण अभिलेख से। फिर है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। इपिग्राफी मतलब अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीनतम सिक्कों की आहट
को आहत सिक्के कहा जाता है। जो प्राचीन सिक्के हैं उन्हें क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। इसी को इतिहास में काशाड़पण कहा गया। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। किसने करा? सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने करा। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। किससे पता चलता है? समुद्रगुप्त की। देखिए क्या हुआ, मुद्राओं पे लेख लिखने का कार्य शुरू किसने किया? यवन शासकों ने। और ऐसे ही समुद्रगुप्त की एक वीणा बजाती हुई एक क्या है? फोटो है, वीणा बजाती हुई। ठीक है, अब वो जो वीणा बजाती हुई वो है उनकी पिक्चर, वो किसमें थी? मुद्राओं में थी। ठीक है, तो मुद्राओं में ये मिला तो उससे क्या पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी थे। अगला है अरिकमेणु। अरिकमेणु जो कहां पे है? पुडुचेरी के निकट, पांडुचेरी भी कहा जाता है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेणु से। अब आता है प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? अब जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, और इतिहास किसे कहा जाता है? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है, अब आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव को क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। तो जो ज्ञानी मानव थे जिन्हें होमो सेपियंस कहा गया का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व किसका हुआ प्रवेश? ज्ञानी मानव का। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ और पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। पाषाण काल मतलब जब इंसान क्या करता था? पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था। जो भी शिकार के लिए क्या किया करता था? पत्थरों से अपने औजार बनाया करता था। ठीक है, तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ और नवपाषाण में क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। मनुष्य में स्थायी निवास मतलब पहले क्या होता था? मनुष्य घूमता रहता था, घुमक्कड़ उसकी प्रवृत्ति थी। हर जगह वो कुछ दिन ठहरता था और उसके बाद अपना स्थान बदल लेता था। लेकिन स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई? नवपाषाण काल में। उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग करा। सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु क्या था? तांबा। और उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ठीक है, इसके बाद कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ? तो किसमें हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। और अन्न का उत्पादन कहां पे हुआ? अन्न के उत्पादन का क्षेत्र कौन था? मेहरगढ़ या और पश्चिमी बलूचिस्तान में ये है। ठीक है, सबसे पहले कृषि के लिए अपनाई जाने वाली फसल क्या थी? गेहूं और जौ। तो लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है पहली फसल कौन से अनाज की हुई थी? जो पहली फसल थी वो किसकी हुई थी? गेहूं की। और गेहूं और जौ इन्हें सबसे प्राचीनतम अनाज माना जाता है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। आप मेहरगढ़ वर्ड आप याद कर लीजिए। मेहरगढ़ से क्या हुआ?
कृषि का पता चलता है। सबसे पहले कृषि का जो उदाहरण है मोहरगढ़ जिले, वहीं से पता चलता है, और ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है। इसके बाद पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। कहाँ पे हुई, पल्लावरम में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। ठीक है, जो पाषाण काल था ना, उसमें जितने भी औजार हैं किसके बने हुए थे, पत्थर के, स्फटिक मतलब पत्थर के बने हुए थे। और सबसे पहले जिन्होंने पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की वो कौन थे, रॉबर्ट ब्रुशफुट। रॉबर्ट ब्रुशफुट ने पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज करी। अब बात आती है भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। सबसे प्राचीन, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन नगर क्या था। सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, और सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले। सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनगणना का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया, किस अधिकारी ने करा, रिजले ने करा। इसके बाद आती है सिंधु सभ्यता की बात। सिंधु सभ्यता में रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। ठीक है, सिंधु सभ्यता मैं इस पेज तक ही इसको कंप्लीट करूंगी आज के वीडियो को। देखिए सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता मानी गई, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी तक पुरानी सभ्यता ये मानी गई। और इसका विश्लेषण कैसे किया गया, कैसे पता किया गया, रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा ये पता चला। इसके बाद सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी। फिर है ये वर्ड आप याद कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसकी खोज करी, सिंधु सभ्यता की खोज करी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। कांस्य युग मतलब जहां पे लोग कांसे का इस्तेमाल किया करते थे। इस सभ्यता के प्रमुख निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। इन्हें क्या कहा गया, द्रविड़ कहा गया। तो अब जितना भी इसमें बचा हुआ पोर्शन है इसे हम कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको डेली लूसेंट जीके के अपडेट चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब करें। 3.5 मंथ में आपका इसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।